Hello students, welcome to Advice Learning and I hope so you remember that कि हमने लास्ट टाइम कंटेंट में क्या लिया था. दैट इज़ लास्ट टाइम हमारा ऑक्सीडेशन, रिडक्शन एंड उन दोनों के केमिकल रिएक्शन जो हमने कवर अप किए थे, प्लस साथ में जो हमारा ये केमिकल फॉर्मूला वाला जो हेडिंग है ये भी हमने कवर अप किया था. और ये मैं आगे आपको क्यों शो कर रहा हूँ, बिकॉज जैसे मैंने कि लास्ट टाइम कहा था कि ये सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है, बहुत इंपॉर्टेंट, बिकॉज केमिकल कंपाउंड फॉर्म करना आना चाहिए. अगर आपको ये नहीं आता है ना, देन केमिस्ट्री के किसी भी केमिकल रिएक्शन को आप समझ नहीं सकते, उसे आप लर्न नहीं कर सकते. अल्टीमेटली चॉइस क्या रहेगा हमारे पास, रट्टा मारना पड़ेगा. ठीक है. सो वो क्वालिटी हमारे अंदर नहीं होनी चाहिए, मुझे ऐसा लगता है, मुझे पर्सनली ऐसा फील होता है. सो जो कंटेंट हमने पढ़ा था 9th स्टैंडर्ड में, जहाँ पे हमने पॉजिटिव आयंस, नेगेटिव आयंस एंड देन ये जो टेक्निक हमारे पास दिख रहा है केमिकल फॉर्मूला को फॉर्म करने का तरीका जो होता है, ये हमें मालूम होना चाहिए, आना चाहिए मोस्ट इंपॉर्टेंटली. और अगर नहीं आता है तो सीखना पड़ेगा, क्योंकि जैसे मैंने कहा था लास्ट टाइम, हम इंसान के बच्चे हैं और इंसान के बच्चे सीखते हैं, बहुत ज़्यादा, बहुत कुछ सीखते हैं. और अगर आप हो तो आपको सीखना पड़ेगा. यहाँ जो केमिकल फॉर्मूला हमारे पास दे रहे हैं कि एक सिंपल 3 एग्जाम्पल मैंने आपको शो किया है. एग्जाम्पल नंबर 1, यू गॉट अ एल्यूमिनियम एंड यू गॉट अ ऑक्साइड. नाम दिया गया है एल्यूमिनियम ऑक्साइड. अभी यहाँ पे फर्स्ट नाम क्या दिया है आपको, एल्यूमिनियम. एल्यूमिनियम ऑक्साइड, 2 अलग अलग नाम है. तो जो आपको एक पॉजिटिव एंड नेगेटिव आयंस जो आपने पढ़ा था स्टार्टिंग में, उसमें एल्यूमिनियम क्या रहेगा फर्स्ट आपका, यू हैविंग है एल्यूमिनियम, ओके, एंड ऑक्साइड का O. फॉर्मूला मालूम होना बहुत जरूरी है. एल्यूमिनियम का जो चार्ज है वो क्या है आपका, दैट इज योर +3. ऑक्साइड चार्ज क्या है, -2. जो ये वैल्यूज है ना, सिर्फ ये वैल्यूज को आपको क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, जैसे यहां पे किया है. ओके, ये जो वैल्यूज यहां पे हैं, ये जो 3 वैल्यू है, दिस 3 मल्टीप्लाइज टू ऑक्सीजन एंड दिस 2 मल्टीप्लाइज टू एल्यूमिनियम एंड वी गेट आवर कंपाउंड Al2O3. सो क्लियर हुआ. एल्यूमिनियम जो चार्ज है 3, आपने उसको क्रॉस मल्टीप्लाई किया, ऑक्सीजन को दे दिया, ऑक्सीजन 2 गोज टू एल्यूमिनियम. सेम थिंग अप्लाइज ऑन योर कैल्शियम फॉस्फेट. कैल्शियम फॉस्फेट में जो कैल्शियम इज हैविंग अ चार्ज +2, फॉस्फेट फॉर्मूला क्या है, PO4 3. ओके, सो हियर द फॉर्मूला ऑफ PO4, ये जो फॉर्मूला दिख रहा है आपको PO4 फॉस्फेट, ये नेगेटिव रेडिकल है. नेगेटिव रेडिकल मतलब क्या होता है, जहां पे मोर देन 1 जब अगर एटम साथ में आके एक आयन फॉर्म करेगा उसको हम रेडिकल बोलते हैं. और ये PO4 रेडिकल है. इसका चार्ज क्या दिया गया है आपको, 3-. कैल्शियम क्या है, Ca2+. दोनों कंटेंट है आपके पास. तो कैल्शियम का जो वैल्यू 2 है, आपने वो क्रॉस मल्टीप्लाई किया फॉस्फेट को, और फॉस्फेट का जो वैल्यू 3 है, आपने वो क्रॉस मल्टीप्लाई किया कैल्शियम को. ओके, बहुत सिंपल तरीके यहां पे हमारे पास है. ऑलराइट, सो कैल्शियम फॉस्फेट में कैल्शियम का चार्ज आपको देखना है, Ca2+ है, यहां पे है मॉलिक्यूल आपके पास. एंड जो हमारे पास फॉस्फेट है उसका फॉर्मूला क्या है, PO4 3-. दोनों के जो चार्ज के वैल्यूज हैं, चार्ज के जो वैल्यूज हैं उनको आप सिर्फ क्रॉस करो, बाकी किसी को मत करो आप. ठीक है. जब आप ये जो कैल्शियम का 2 वैल्यू है, जब इसको PO4 को मल्टीप्लाई करोगे तो PO4 दिख रहा है, ये फॉर्मूला, जो ये फॉर्मूला है ना, PO4 देन ब्रैकेट देन उसके बाहर 2 लिखा है, ये जरूरी है. आप ये नहीं करोगे कि भाई जो यहाँ मेरे पास 2 जो दिख रहा है, ये 2 आप मल्टीप्लाई करोगे फॉस्फोरस को, मतलब P2 हो जाएगा, फिर आप O को मल्टीप्लाई करोगे, फिर O8 हो जाएगा. तो जो मैं फॉर्मूला भी यहाँ पे लिख रहा हूँ वैसा फॉर्मूला बिल्कुल नहीं चाहिए. लाइक आपने यहाँ पे लिखा Ca3, फिर उसके बाद लिखा आपने P2O8, ऐसा फॉर्मूला बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए. नो वे, ये पॉसिबल नहीं है. समझ में आ रहा है. इसलिए ब्रैकेट करोगे आप PO4 को एंड देन ट्वाइस लिखो, बिकॉज फॉस्फेट का फॉर्मूला PO4 है. लाइकवाइज यू गॉट द सोडियम सल्फेट. सोडियम द चार्ज इज Na+, सल्फेट इज SO4 2-. दोनों के जो चार्ज के जो वैल्यूज हैं उनको आप क्रॉस मल्टीप्लाई करो. सो सोडियम का 1 गोज टू सल्फेट एंड SO4 का जो 2 है गोज टू सोडियम एंड वी गेट सोडियम सल्फेट. बहुत सिंपल कंटेंट है, बहुत सिंपल पॉइंट है. सिर्फ इतना याद रखो कि अगर आपको केमिकल फॉर्मूला आ गया ना, देन केमिस्ट्री अपने आप में आपको ऑलमोस्ट लाइक 30% केमिस्ट्री आपको समझ में आ गया. और 30% केमिस्ट्री अगर भी आता है ना, तो भी जो कॉन्फिडेंस लेवल है वो कमाल का बूस्ट होता है. सिर्फ आपको ध्यान देना है कि केमिकल फॉर्मूला आना चाहिए. और इसीलिए एंड फॉर दैट जो हमारे पास ये पॉजिटिव रेडिकल्स, पॉजिटिव जो आयंस हमारे पास हैं, ये आपको मालूम होना चाहिए. मोनोवेलेंट, डाइवेलेंट, ट्राई एंड टेट्रा. ये आयंस एक दिन में लर्न नहीं होंगे फॉर श्योर, लेकिन एटलीस्ट आप कंटिन्यू प्रैक्टिस करोगे इसको तो ये धीरे धीरे लर्न होगा.
जो कुछ मल्टीपल एग्जाम्पल्स हैं वो आप सॉल्व करोगे तो समझ में आएगा, तो लर्न होगा, तो आपको एक केमिकल फॉर्मूला फॉर्म करना आएगा। जो आपके दोस्त मित्र हैं, जो जिनसे आप बहुत ज़्यादा मिलते जुलते हो, आप उनके साथ प्लान डिसाइड करते हो कि भाई चल अपन यहाँ चलते हैं, वहाँ जाते हैं, ऐसा वैसा। वैसे ही आप उनको कॉल करो, बोलो कि भाई एक बात बता, चल एक बात बता कि जो हमारे पास अमोनियम आयन है उसका चार्ज क्या है, फॉर्मूला क्या है। तो यहाँ आपके पास अमोनियम है तो इसका फॉर्मूला क्या है, चार्ज क्या है। रैंडमली पूछो ऐसे ही, बिकॉज सीन इज दैट कि दोस्त से हमने दोस्ती की है तो उसके सारे मस्ती में अगर हम उसका सपोर्ट करेंगे, सभी टाइम पास में हम उसको सपोर्ट करेंगे, तो उसी के साथ साथ हमें उसे थोड़ा सा गाइड भी करना है। अगर आप बेटर तरीके से हो, आप समझदार हो, तो वो जो दोस्त है उसको थोड़ा लाइन पिलाना है। समझ में आ रहा है? ओके, तो जो हमारे पास ये पॉजिटिव आयंस है ये आपको मालूम होना चाहिए, एंड रेडिकल्स। उसी में अगर आप आगे जाते हो, देखते हो नेक्स्ट वाला, दैट इज योर नेगेटिव आयंस और रेडिकल्स। उसमें हमारे पास मोनोवेलेंट, डाइवेलेंट, ट्राइवेलेंट एंड टेट्रावेलेंट। सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट यहाँ पे, क्योंकि मोस्ट ऑफ द केस में नेगेटिव आयंस या रेडिकल्स का वैल्यू बहुत ज्यादा है और ये बहुत सारे कंपाउंड्स में आपको देखने को मिलता है। जो मोनोवेलेंट वाला है उसमें आप जैसे नीचे आप मूव करते हो, ये वाला पोर्शन, ठीक है, अगर आप ये पोर्शन में जाते हो, ये जो कंटेंट यहाँ पे है, जो मैं यहाँ पे बॉक्स कर रहा हूँ, ये जितने कंटेंट यहाँ शो कर रहा हूँ, ये सारे के सारे बहुत इंपॉर्टेंट है। ऊपर वाले भी इंपॉर्टेंट है, लेकिन ये थोड़े इसमें नंबर ऑफ एटम्स इंक्रीज हो गए ना, इसलिए उनका इंपॉर्टेंस वैल्यू बढ़ गया। डाइवेलेंट, देन ट्राइवेलेंट एंड टेट्रावेलेंट, एंड आई वांट ऑल ऑफ यू गाइस प्लीज इस पे ज़्यादा ध्यान दो, बिकॉज सिंपल सी बातें हैं। अगर आप चाहते हो कि आप बाइक राइड कर सको, तो सबसे इंपॉर्टेंटली है कि बाइक के बारे में मालूम होना चाहिए कि भाई क्लच कहाँ है, गियर कहाँ है, एक्सेलरेट कैसे करना है, और एक्सेलरेशन और क्लच के बीच में कितना तालमेल होना चाहिए। अगर आप एक्सेलरेट ज़्यादा करते हो और क्लच छोड़ते ही नहीं हो, तो जो आपकी बाइक है वो गर्र इतना आवाज़ करके वहीं पे पड़ी रहेगी। या अगर बाई चांस आपने एक्सेलरेट किया और क्लच झटके में छोड़ दिया, तो फिर आप तो निकल लिए। समझ में आ रहा है? इसीलिए वही सेम थिंग अप्लाई होगा, सेम थिंग वहाँ जहाँ जो आपने वो देखा है वही चीज़ यहाँ पे अप्लाई हो रहा है। अगर आपको केमिकल फॉर्मूला आता है तो जो केमिस्ट्री की जो गाड़ी है, जो बाइक है, उसको आप मस्त में चलाओगे एकदम मक्खन जैसा। लेकिन अगर आपको नहीं आता ये सब पॉजिटिव एंड नेगेटिव आयंस, तो सॉरी, आपको लाइसेंस नहीं मिल सकता। दैट मीन्स आप राइड नहीं कर सकते और आपको केमिस्ट्री नहीं आएगा। अल्टीमेटली वही पॉइंट होगा कि चाहे तो आप उसको बदनाम करोगे, भाई केमिस्ट्री बहुत ये है वो है, या फिर आप केमिस्ट्री को इग्नोर कर दोगे। जो आपको प्रॉब्लम देगा कहां पे? 12th के बोर्ड में, 12th के एंट्रेंस में, बिकॉज केमिस्ट्री जो है वो कंपल्सरी सब्जेक्ट है, वो ऑप्शनल नहीं है। समझ में आ रहा है? सो पॉजिटिव आयंस, नेगेटिव आयंस, जो भी यहां पे टेबल दिया गया है, ये मेरे हिसाब से अब तक का कंप्लीट टेबल है। इसमें एक्स्ट्रा कुछ ऐड करने लायक जरूरत है नहीं। बहुत से सारे ऐसे हैं, लेकिन हम ऐड नहीं करेंगे तो भी चलेगा, बिकॉज 11th एंड 12th की जो जर्नी है उसमें इतना मालूम होना इनफ है, मोर देन इनफ है। बस मैं ये होप करता हूं कि इसमें आप कोई टाइम पास नहीं करोगे, कोई आप इग्नोरेंस नहीं दिखाओगे कि जहां पे आप शो करो कि ठीक है थोड़ा सा ही लर्न करते हैं, बाकी हम बाद में लर्न करेंगे, या फिर नहीं करते हैं। ये नहीं चलेगा। इसलिए बोल रहा हूं कि जो आपके फ्रेंड्स हैं उनसे थोड़ा मिलो, उनसे आप पूछो कि भाई, उनको बोलो चलो एक काम कर भाई, जो पॉजिटिव आयंस का जो मोनोवेलेंट है, सॉरी नेगेटिव आयंस का जो मोनोवेलेंट है वो मैं तेरे को देता हूं, हम शाम तक इसके बारे में हम टेस्ट लेंगे। कॉल पे बात करो। समझ में आ रहा है? मिलते भी हो तो मिलके कितनी बातें करोगे यार, थोड़ा बहुत इसकी बातें कर लो। एटलीस्ट उसको भी समझ में आएगी भाई, जब नेक्स्ट टाइम ये जो बंदा मिलेगा, ये जो बंदी मिलेगी, वो मुझसे यही पूछेंगे, तो मैं भी जरा प्रिपेयर्ड होके जाऊं। समझ में आ रहा है? ओके, एंड नाउ विल हेड फॉर द नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट हेडिंग। पर उसके पहले जो प्रैक्टिस के नाम पे ये 30 एग्जांपल्स हैं, क्योंकि मुझे लगता है कि आप में से कितने लोग करेंगे कितने लोग नहीं करेंगे, बट 30 एग्जांपल्स यहाँ आपको शो किए गए हैं, और मैं होप करता हूँ कि ये 30 एग्जांपल आप सॉल्व करेंगे बेस्ड ऑन दैट पॉजिटिव एंड नेगेटिव आयंस का जो टेबल था। और लेट मी नो, क्योंकि ये बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं, तो होमवर्क ये जो वर्ड है अच्छा वर्ड नहीं है, इसलिए मैं बोलता हूँ प्रैक्टिस के लिए है ये, तो सो दैट कि आपको अच्छा लगेगा। और कंसिडर करो कि एक टास्क है, क्योंकि टास्क कभी भी इनकम्प्लीट नहीं छोड़ते, वो एक चैलेंज होता है जो हमें कंप्लीट करना पड़ता है। और अब हम हेड करेंगे हमारे सबसे इंपॉर्टेंट हेडिंग के पास, जिसका नाम है ऑक्सीडाइजिंग एंड रिड्यूसिंग एजेंट। वेरी इंपॉर्टेंट। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जिसको हम बोलते हैं ऑक्सीडेंट, रिड्यूसिंग एजेंट जिसको बोलते हैं हम रिडक्टेंट। ठीक है? और ये जो फ्लो चार्ट दिख रहा है ना, ये हमारे इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में दोनों जगह पे कमाल का एप्लीकेशन दिखाता है।
क्योंकि इसके नेक्स्ट स्लाइड में आपको मिलेंगे एग्जांपल्स। ठीक है, तो यहां पे सभी का डेफिनेशन दिया गया है। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या है? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट देखो यहां पे देखोगे तो ऊपर यहां पे 3 एरोज है और नीचे यहां पे 3 एरोज है। समझ में आया? ओके, तो यहां पे 3 एरोज हैं, ऊपर यहां पे 3 एरोज हैं। ऊपर जो ये 3 एरोज दिखा रहे हैं ये शो कर रहे हैं कि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का बिहेवियर दूसरे के लिए क्या रहेगा। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का जो बिहेवियर है वो दूसरों के लिए क्या रहेगा, और जो नीचे के 3 एरोज हैं वो शो करें कि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का बिहेवियर खुद के लिए क्या रहेगा। बिकॉज ये हमारी मेंटेलिटी ऑलवेज होनी चाहिए कि हम दूसरों के लिए भी सोचें और खुद के लिए भी सोचें। ठीक है, बीच में जो है वो थोड़ा सा इनकम्प्लीट सेंटेंस को हम कंप्लीट करते हैं, फिल इन द ब्लैंक्स है, वैसा है। तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, फिर उसके बाद यहां पे आओ, मेक्स अदर टू गेट ऑक्सीडाइज्ड। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट मेक्स अदर टू लूज इलेक्ट्रॉन। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट मेक्स अदर टू अंडरगो ऑक्सीडेशन। दैट मीन्स ये किसी और की बात कर रहा है। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जब भी कभी आप केमिकल रिएक्शन में यूज करोगे तो वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट दूसरे वाले को क्या करेगा, दूसरे वाले को ऑक्सीडाइज करेगा। फाइन, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट दूसरे वाले को क्या करेगा, बोलेगा कि भाई तुम इलेक्ट्रॉन लूज करो। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जो है वो दूसरे वाले को बोलेगा बाय दैट यू अंडरगो ऑक्सीडेशन। समझ में आया क्या? तो अगर वो सामने वाले को बोलेगा ऑक्सीडेशन जाने के लिए, सामने वाले को बोलेगा इलेक्ट्रॉन लूज करने के लिए, और सामने वाले को बोलेगा ऑक्सीडाइज हो जाओ, खुद क्या करेगा, उसका उल्टा। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट itself get reduced. Oxidizing agent itself gain electron. Oxidizing agent itself undergoes reduction. समझ में आया? Same thing we can go for reducing agent. Fine. Reducing agent क्या करेगा, वही काम करेगा, makes other to get reduced, makes other to get, हाँ, खुद के लिए नहीं, दूसरों को बोलेगा वो, makes other to gain electron and makes other to undergo रिडक्शन। और वहीं पे जब हम खुद की बात करते हैं तो रिड्यूसिंग एजेंट जो है वो इटसेल्फ गेट ऑक्सीडाइज्ड, इटसेल्फ लूज इलेक्ट्रॉन एंड इटसेल्फ अंडरगोज ऑक्सीडेशन। और सबसे एक अच्छी क्वालिटी क्या होती है मालूम है क्या? आप जो भी कुछ पढ़ते हो, चाहे वो कोई भी सब्जेक्ट हो, दैट डजंट मैटर, अगर उस सब्जेक्ट को आप अपने लोकल लाइफ में जो चीजें हैं उनसे अगर आप कंपेयर कर सको, रिलेट कर सको, तो ये सबसे बड़ा टैलेंट है मेरे हिसाब से। ऐसा ये मेरा मेंटेलिटी है, मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है जो मैं आपसे शेयर कर रहा हूं कि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इज लाइक एन पॉलिटिशियन। ये मेरा पॉइंट है। ठीक है, वो एक ऐसे पॉलिटिशियन है, ऐसे करप्ट पॉलिटिशियन है, स्पेशली करप्ट वाले जो पॉलिटिशियन है। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कुछ बिहेवियर वैसा शो करता है। रिड्यूसिंग एजेंट जो हमारे समाज सेवक हैं, सोशल वर्कर्स हैं, कुछ हद तक वैसे लोग हैं। कैसे? जो हमारे करप्ट पॉलिटिशियन हैं वो बहुत ज़्यादा कहीं ना कहीं भाषण देते हैं, ये वो बहुत कुछ करते हैं, दूसरों के काम में कहीं ना कहीं पे टांग अड़ाते हैं, उंगली करते हैं। ठीक है, मतलब फिर उसके बाद क्या करते हैं, भाषण देके निकल जाते हैं। और अगर कहीं ना कहीं जीत भी गए वो जो अपना लड़ रहे थे उसके लिए, तो क्या करते हैं वो हमसे पैसे मांगते हैं किसी भी चीज़ के लिए। लाइक फॉर एग्जाम्पल, आप एकदम सुपर एग्जाम्पल अभी मैं देता हूँ कि आप अगर कोई फेस्टिवल आता है तो वो फेस्टिवल के लिए घर घर जाके वो चंदा मांगेंगे। कोई ओकेजन आया तो वहां पे घर घर जाके वो चंदा मांगेंगे, मतलब किसी भी फेस्टिवल में करेंगे वो काम। तो क्या आप इतने कहीं ना कहीं पे कमजोर हो कि एक जो वो मंडप सजाना है, जो एक वो पंडाल लगाना है, तो उतने भी आपके पास पैसे नहीं है, आप नहीं कर सकते? कॉमन सेंस की बात है। तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट भी पॉलिटिशियन ऐसा है जो हमारे जो नॉर्मल सिटीजन है, पीपल है, उनसे पैसे मांगते हैं और खुद ऐश करते हैं। उनके पास लैंड रोवर होगा, उनके पास मर्सिडीज होंगी, स्पोर्ट्स बाइक उनके पास होंगी, अच्छे बंगले उनके पास होंगे। समझ में आ रहा है? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट भी वही काम करता है। कैसे? यहां जो इलेक्ट्रॉन की बात करें, देखो दिख रहा है आपको इलेक्ट्रॉन, ये इलेक्ट्रॉन कंसिडर करो आप कि पैसा है, इलेक्ट्रॉन कंसिडर करो पैसा है। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या बोलता है, मतलब पॉलिटिशियन क्या बोलता है कि आप हमें पैसे दो सो दैट कि हम इसको चला सकें, जो सरकार है उसे हम चला सकें। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट भी वही बोलता है। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बोलता है भाई दैट यू लूज इलेक्ट्रॉन, मतलब तुम पैसा दो सो दैट हम चला सके अपना सरकार। और वो जो पैसा है जो तुम दोगे वो हम सरकार को नहीं देंगे, उसमें से 75% हम अपने जेब में रखेंगे जो यहां पे है। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट गेन इलेक्ट्रॉन। तो वही जो हमने पीपल जो पैसे दिए हैं वही पैसे उन्होंने अपने जेब में रख लिया।
समझ में आया? तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जो सामने वाले को बोलता है यू गेट ऑक्सीडाइज्ड, यू लूज इलेक्ट्रॉन एंड यू अंडरगो ऑक्सीडेशन। ठीक है, मतलब जो जनता है वही सब कुछ करे, हमें क्या है सर, हमारी गलती ऑलवेज नहीं है। रिड्यूसिंग एजेंट समाज सेवक, वो बंदा है, चाहे वो समाज सेवक कोई बहुत बड़ा बिजनेसमैन होगा, कोई बिजनेसमैन है, कोई पॉलिटिशियन भी हो सकता है समाज सेवक, अच्छा बंदा जो है, ठीक है, कोई एक नॉर्मल पब्लिक जो है कहीं ना कहीं पे थोड़े पैसे के मामले में अच्छा है या फिर एटलीस्ट एफर्ट के मामले में अच्छा है, वो एनजीओ वगैरह ज्वाइन किया रहेगा तो उसने वहां पे अपना काम कर रहा है, वो अपनी तरफ से जितना एफर्ट है उतना पुट कर रहा है। तो रिड्यूसिंग एजेंट क्या करता है, वो सामने वाले को बोलता है दैट यू गेन इलेक्ट्रॉन, मतलब यू टेक द बेनिफिट्स, यू टेक द मनी, मुझे नहीं चाहिए, यू टेक द थिंग्स, तो मैं डोनेट कर रहा हूं या फिर मैं कहीं ना कहीं आपको दे रहा हूं, तो आप उसको सो दैट कि आप अपनी लाइफ को जो है एक नॉर्मल तरीके से जी सको, कंफर्टेबल तरीके से, जितना आप परेशानी झेल रहे हो वो आप ना झेलो तो अच्छा है। बिकॉज मैं सक्षम हूं, आई एम समवेयर लाइक इन अ स्टेबल पोजिशन एंड यू आर नॉट, सो आई एम हेल्पिंग यू इन अ वेरी पॉजिटिव वे। ओके, सो रिड्यूसिंग एजेंट खुद क्या करेगा, खुद वो इलेक्ट्रॉन लूज करेगा। ठीक है, तो रिड्यूसिंग एजेंट सामने वाले को बोलेगा दैट यू गेट रिड्यूस्ड, यू गेन इलेक्ट्रॉन एंड यू अंडरगो रिडक्शन, यू गेट स्टेबल। खुद क्या करेगा, खुद वही इलेक्ट्रॉन लूज करेगा तो सामने वाला गेन करेगा। तो इस तरह से एकदम बेसिक लेवल पे मेरे हिसाब से ये है, जो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एक पॉलिटिशियन की तरह है, रिड्यूसिंग एजेंट और एक आपका बेटर जो समाज सेवक है उसकी तरह। ये जो कंपैरिजन यहां पे शो किया गया है सबसे इंपॉर्टेंट कंपैरिजन है, किसी भी लेवल पे इसे इग्नोर करना सही नहीं है, और बहुत सिंप्लीफाइड फॉर्म में यहां पे दिखाया मैंने आपको। और ये सिर्फ 11th के लिए नहीं है, याद रखिएगा जो काम आपने 9th में किया था कि 9th में जो कंटेंट है वो सिर्फ 9th में रह जाएगा, 10th में नहीं आएगा, या फिर आपने इग्नोर किया, सोचा नहीं कि भाई 10th में भी आ सकता है, और 10th में जाने के बाद वो शायद मिल गया, केमिकल रिएक्शंस वगैरह मिल गए वापस, वो काम आप यहां मत करना प्लीज। आप यहां जो पढ़ रहे हो ना, ये कंटेंट को आपको फिर आगे जाके 12th में काम आएगा डायरेक्टली, और एंट्रेंस में तो फॉर श्योर हो। ओके, क्योंकि जब हम एंट्रेंस के लेक्चर्स लेंगे, क्वेश्चंस लेंगे, तो उस टाइम पे आपको काम आना चाहिए ये। फाइन, सो लेट्स मूव फॉर द नेक्स्ट वन। सबसे इंपॉर्टेंट ये है, उसके बाद जो कुछ कॉमन एग्जांपल्स हैं वो आपको देखने को मिलेगा अभी। ये कुछ कॉमन एग्जांपल्स हमारे पास है, किस तरह से जो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, रिड्यूसिंग एजेंट है, जस्ट लाइक कैटलिस्ट, मालूम है ना कैटलिस्ट क्या करता है, कैटलिस्ट रेट ऑफ रिएक्शन को इंक्रीज करता है, जो भी आप एरो पे लिखते हो। सो एरो पे अगर कोई जो एजेंट होता है, जो रिएजेंट होता है, वो आपका कैटलिस्ट होगा, या तो वो कैटलिस्ट होगा, या तो वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा, या फिर रिड्यूसिंग एजेंट होगा, कोई तो एक होगा। ठीक है, जो केमिकल रिएक्शन को स्पीड देगा, जो केमिकल रिएक्शन को परफेक्टली जो आपको चाहिए वो मिलेगा। तो हमने क्या डिस्कस किया था कि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जो है वो सामने वाले को क्या बोलेगा, दैट यू अंडरगो ऑक्सीडेशन, दैट मीन्स यू लूज इलेक्ट्रॉन, मीन्स यू गेट ऑक्सीडाइज्ड। खुद क्या करेगा, उल्टा रिड्यूस्ड होगा, खुद इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, एंड खुद विल अंडरगो रिडक्शन। समझ में आ रहा है? रिड्यूसिंग एजेंट उल्टा काम करेगा। तो कौन कौन से ऐसे एजेंट हैं जो लोग सामने वाले को बोलेंगे भाई यू अंडरगो ऑक्सीडेशन एंड आई विल अंडरगो रिडक्शन? ऐसे कौन लोग हैं? ये है H2O2, हाइड्रोजन पेरोक्साइड, ओजोन, O3। अगर आप यहां पे देखोगे तो जो ये H2O2 है और जो ये ओजोन है वो यहां भी सेम है और प्लस यहां भी सेम है। अभी पॉइंट क्या है, दोनों जगह पे सेम क्यों है? क्योंकि ये डिपेंड करता है कि केमिकल रिएक्शन कैसा है। ओके, केमिकल रिएक्शन में जो उसके साथ जो रिएक्टेंट रहेगा ना, उस रिएक्टेंट के हिसाब से उसका बिहेवियर चेंज होगा। मतलब फॉर एग्जांपल लेता हूं मैं आपको कि आप अपने पेरेंट्स के साथ बाहर जाओगे कहीं घूमने के लिए, उस समय आपका जो नेचर है, आपका जो बिहेवियर है, जो कैरेक्टर है, वो एकदम नॉर्मल रहता है। आप मस्ती नहीं करते हो, एकदम रिलैक्स मोड में जाते हो, नॉर्मल हो गए, एकदम अच्छे बच्चे, नाजुक से बच्चे, राइट? वही चीज अगर आप करते हो अपने फ्रेंड के साथ, आपके फ्रेंड का ग्रुप है, 4-5 लोग का ग्रुप है, आप उनके साथ घूमने गए हैं, और फिर क्या लेवल की मस्ती होती है कि नहीं? वहां पे जो आप बातें करते हो, जो मस्ती करते हो, जो टाइम पास करते हो, वो अलग होता है। समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूं? तो बहुत सिंपल सा फंडा है। तो वैसा ही बिहेवियर यहां भी है, आप वही हो, पेरेंट्स के साथ भी आप वही हो और फ्रेंड्स के साथ भी वही हो, आप पर्सन वही हो, लेकिन आपका बिहेवियर चेंज हुआ क्योंकि आपके सामने कोई और था। वैसे ही यहां भी वही हाल है। ठीक है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट में जो नेक्स्ट है वो है एसिडिफाइड पोटेशियम डाइक्रोमेट।
acidified potassium dichromate, K2Cr2O7. Then you got an alkaline KMnO4. Then you got CrO3, that is chromium trioxide. Chromium trioxide, CrO3. Cr2O3 chromic oxide. क्या है ये? Chromic oxide. I want all of you guys please, जब ये आप स्लाइड को लिखोगे, फेयर कन्वर्ट करोगे, तो ये सारे जो नाम मैं बोल रहा हूं उसको आप लिखना जरूर, ठीक है? ये क्या था? पोटेशियम डाइक्रोमेट, पोटेशियम परमैंगनेट, क्रोमियम ट्राइऑक्साइड, क्रोमिक ऑक्साइड, देन कॉन्सेंट्रेट सल्फ्यूरिक एसिड, कॉन्सेंट्रेट नाइट्रिक एसिड. तो यहां से लेके यहां तक नाइट्रिक एसिड तक जितने भी कंपाउंड थे, ऑल वेयर बिहेविंग एज अ गुड व्हाट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इन द केमिकल फॉर्म. नीचे हमारे पास जो कंटेंट यहां दिख रहे हैं, इसमें जो नेचर है थोड़ा अलग है. कैसा है मैं आपको शो करता हूं. ऑल नॉन मेटल्स आर बिहेविंग एज अ वेरी गुड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट. कैसे? बिकॉज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या करता है? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट सामने वाले को बोलता है कि तुम इलेक्ट्रॉन लूज करो एंड अंडरगो ऑक्सीडेशन एंड आई विल गेन इलेक्ट्रॉन. ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बोलता है खुद मैं इलेक्ट्रॉन गेन करूंगा एंड विल अंडरगो रिडक्शन. नॉन मेटल्स का जो बेस्ट प्रॉपर्टी है वो भी यही है. नॉन मेटल भी ऑलवेज इलेक्ट्रॉन खुद गेन करता है, ओके, क्योंकि उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बहुत ज्यादा होती है, इसलिए वो इलेक्ट्रॉन सामने वहां से अट्रैक्ट करता है. सो ऑल नॉन मेटल्स बिहेव्स एज अ गुड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट. देन यू गॉट द नेक्स्ट वन, दैट इज ऑल ऑक्सीजन रिच सॉल्ट. जितने भी ऑक्सीजन रिच सॉल्ट हैं, चाहे वो सिंपल एग्जांपल में पोटेशियम डाइक्रोमेट, पोटेशियम परमैंगनेट, देन यू गॉट पोटेशियम क्लोरेट, पोटेशियम ब्रोमेट, देन यू गॉट पोटेशियम ऑक्सलेट. मैं सिर्फ यहां पे पोटेशियम नहीं ले रहा हूं, आई एम सेइंग पोटेशियम की जगह पे आप कुछ भी ले लो, फर्क नहीं पड़ता है. यू कैन टेक सोडियम, यू कैन टेक कैल्शियम, डिपेंड करता है, आपकी मर्जी है. बट कोई भी सॉल्ट, बिकॉज जो मैं अभी नाम लिया ना, लाइक यहां पे आपका जो कंपाउंड ये है Cr2O7, जो ये ग्रुप है ये आपका डाइक्रोमेट है. देन जो MnO4 है ये कौन है? परमैंगनेट है, ओके. देन यू गॉट अ क्लोरेट, देन यू गॉट ब्रोमेट, परक्लोरेट, ऑक्सलेट, सल्फेट. ये जितने मैंने नेगेटिव रेडिकल्स के नाम लिए हैं, सारे नेगेटिव रेडिकल्स के साथ कोई भी मेटल अटैच कर दो, वो आपका हो गया सॉल्ट. बिकॉज सॉल्ट क्या होता है? सॉल्ट इट इज योर मेटल प्लस नेगेटिव आयंस और रेडिकल्स. मेटल प्लस नेगेटिव आयंस और रेडिकल्स, दैट इज इक्वल टू व्हाट? इट इज इक्वल टू सॉल्ट. समझ में आया? बेसिक लेवल पे इतना समझने के लिए बहुत है, इनफ है. तो ये हो गया ऑल ऑक्सीजन रिच सॉल्ट. नेक्स्ट यू गॉट अ सेंट्रल मेटल इन कंपाउंड हैविंग हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट. सेंट्रल मेटल इन कंपाउंड हैविंग हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट. अब ये क्या है? मैं आपको एग्जांपल देता हूं, सिंपल सा एग्जांपल है. लाइक फॉर एग्जांपल यू गॉट अ कंपाउंड दैट इज KMnO4. ऊपर हमने भी देखा था जस्ट, ठीक है, KMnO4. दूसरा कंपाउंड है MnO, ठीक है. सो एक है KMnO4, दूसरा है MnO. अब पॉइंट यहां पे ये आता है कि दोनों में सेंट्रल एटम कौन है? दोनों में जो सेंट्रल एटम है वो है आपका, दैट इज योर मैग्नीज. कौन है? मैग्नीज. और जो Mn है मैग्नीज, इसका यहां पे KMnO4, Mn का चार्ज क्या है? इट इज योर +6. करेक्ट ना? सोचो यार, बेसिक लेवल पे तो आता होगा ना इतना, कि नहीं? बिकॉज अभी हमने कुछ कंपाउंड फॉर्मेशन किया था, थोड़ा तो एक बेसिक आइडिया होगा आपको, नहीं? इट इज योर +7, ओके. और यहां जो Mn हमारे पास है, इसका चार्ज क्या है? यहां पे ऑक्साइड है, ऑक्साइड का चार्ज क्या है? -2. तो अल्टीमेटली इसका चार्ज क्या होगा? +2. ऑलराइट. तो हमारे पास यहां पे KMnO4 है, एक कंपाउंड, सेंट्रल एटम मैग्नीज. MnO मैग्नीज ऑक्साइड, सेंट्रल एटम Mn.
बट एक Mn का चार्ज है +7 और दूसरे Mn का चार्ज है +2। और यहां पे लास्ट सेंटेंस क्या है? सेंट्रल मेटल इन कंपाउंड हैविंग हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट। एंड आपके हिसाब से कौन सा सेंट्रल मेटल है जिसका हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट है? लॉजिकल सेंस क्या बोलता है? ऑब्वियसली KMnO4 जो है उसका चार्ज है +7। तो मतलब क्या है कि वो जो है आपका एक पावरफुल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, और जो MnO2 है या सॉरी MnO जो है वो एक नॉर्मल वेरी वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, क्योंकि दोनों के जो ऑक्सीडेशन स्टेट है, ये जो OS है ना, इस OS इसका मतलब होता है ऑक्सीडेशन स्टेट। ऑक्सीडेशन स्टेट मतलब लोकल लैंग्वेज में बोलते हैं उसको हम चार्ज। जब तक आप स्कूल टाइम से पढ़ते आ रहे हो उसको बोलते हैं हम चार्ज। और OS जो है ये 11th-12th में आने के बाद आपका एडवांस वर्जन है, ठीक है, ऑक्सीडेशन स्टेट। तो +7 वाला जो है वो आपका एक गुड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, और ये वीक ऑक्सीडाइजिंग है, वेरी वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। समझ में आ रहा है? ओके, आते हैं हमारे नेक्स्ट पास जो है हमारा रिड्यूसिंग एजेंट। बहुत सिंपल है ये भी। हमने कहा डिस्कस किया कि H2O2 और O3 जो है यहां भी सेम है और वहां भी सेम है, दोनों जगह पे एकदम इक्वल है। नेक्स्ट एग्जांपल जो हमारे पास दिख रहा है वो है लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड। लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, सोडियम बोरोहाइड्राइड, NaBH4 is sodium borohydride, and then B2H6 that is your diborane. फाइन। तो जो भी मैंने यहां पे अभी नाम लिया है, आपका काम है कि आप उसे ठीक से अच्छे से लिखो। इसका नाम मालूम होना बहुत जरूरी है, बिकॉज जब भी आप फ्यूचर में व्हेन यू कम इन कॉन्टैक्ट विद दीज नेम्स यू शुड नो कि इनका प्रॉपर्टी क्या है, इनका नेचर क्या है। सो LiAlH4, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, सोडियम बोरोहाइड्राइड, डाइबोरेन। और ये जो तीनों नाम लिखे हैं मैंने, ये अपने आप में बहुत स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट है, एंड स्पेसिफिकली आप इसको यूज करते हो ऑर्गेनिक केमिकल रिएक्शंस में। ऑर्गेनिक केमिकल रिएक्शंस में मान लो कि अगर आपको अल्डिहाइड से अल्कोहल फॉर्म करना है, अल्डिहाइड से अल्कोहल फॉर्म करना है, या फिर आपको कार्बोक्सिलिक एसिड से अल्कोहल फॉर्म करना है, या अल्कोहल से अल्केन फॉर्म करना है, ठीक है, या फिर अल्कीन से अल्केन फॉर्म करना है, यू कैन गो विद दीज मेथड्स। ये जो रिड्यूसिंग एजेंट है वो। वहीं पे जो हमारे ये जो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट थे, एसिडिफाइड पोटेशियम डाइक्रोमेट, अल्कलाइन KMnO4, इन लोगों को आप यूज कर सकते हो उल्टा करने के लिए। जो आपने यहां पे काम किया ना उसी को उल्टा करो यहां पे। मतलब मान लो कि मुझे अगर अल्कोहल से एल्डिहाइड करना है, सो अल्कोहल कन्वर्ट्स इनटू एल्डिहाइड बाय यूजिंग देम। ओके, एल्डिहाइड कन्वर्ट्स इनटू कार्बोक्सिलिक एसिड, इनको यूज करो, सिंपल है। फाइन। तो ऐसे बहुत सारे कॉमन रिएक्शंस है जहां पे ये एजेंट्स आपको कॉमनली मिलने वाले हैं, बस इनका फंक्शन मालूम होना चाहिए कि ये करते क्या है एग्जैक्टली। क्लियर? नेक्स्ट यू गॉट अमोनिया। ये सब लोग अलग अलग हैं, क्या एक साथ बिल्कुल नहीं है। तो एक है अमोनिया, देन उसके बाद पोटेशियम आयोडाइड और हाइड्रोजन आयोडाइड। पोटेशियम आयोडाइड और हाइड्रोजन आयोडाइड ये अपने आप में बहुत पावरफुल रिड्यूसिंग एजेंट है, जो मैंने एक्स्ट्रा भी यहां पे देखो दिखाया, शो किया है। ठीक है, मैं इसको एक्सप्लेन करता हूं बाद में। सो अमोनिया, देन पोटेशियम और हाइड्रोजन आयोडाइड, देन यू गॉट हाइड्रोजन सल्फाइड, sulfur dioxide, CO, that is carbon monoxide. They are good reducing agent. Okay, then you got a nickel or platinum or palladium with H2. Nickel, platinum, palladium with H2. Fine. निकल जो है वो अपने आप में बहुत कॉमन सा एजेंट है, मतलब बहुत कॉमन सा मेटल है जो अक्सर यूज होता है किसी भी केस में। और शायद आपने देखा होगा कि जो आपके वेजिटेबल ऑयल्स हैं, वेजिटेबल ऑयल्स को अगर आपको कन्वर्ट करना है थोड़े फैटी ऑयल्स में, तो वो होता है विद द हेल्प ऑफ निकल। वेजिटेबल ऑयल को कन्वर्ट करना है वनस्पति घी में, वो भी वहां भी काम आता है निकल। ओके, बट विथ हाइड्रोजन, विदाउट दैट पॉसिबल नहीं है। नेक्स्ट यू गॉट SnHCl और SnH2SO4। दैट मीन्स ये SN, ये जो स्लैश है ना, स्लैश का मतलब और नहीं है, SN and HCl together, SN plus HCl together। बट ये स्लैश क्यों शो किया है? क्योंकि आप जब केमिकल रिएक्शन में देखोगे ना, तो केमिकल रिएक्शन में एरो के ऊपर वो वैसे ही दिखाते हैं। दैट इज द रीजन कि हम उसको वहां शो कर रहे हैं कि SN/HCl। देन यू गॉट SN/H2SO4। अभी SN कौन है? टिन। टिन जब भी HCl से रिएक्ट करेगा तो क्या फॉर्म करेगा? सॉल्ट। ठीक है, और सॉल्ट के साथ साथ क्या मिलेगा आपको?
हाइड्रोजन, nascent हाइड्रोजन। सेम थिंग हियर, एसएन जब रिएक्ट करेगा H2SO4 से तो आपको अगेन वहां मिलता है nascent हाइड्रोजन और सॉल्ट, और वो जो nascent हाइड्रोजन मिलता है उसको आपने यूज कर लिया, सिंपल। ओके, देन मैं इसके बारे में क्यों आपको बोला कि मैं आपको बाद में शो करता हूं, बिकॉज इसकी कैरेक्टर, इसकी प्रॉपर्टी जो है ना वो कमाल की है, बहुत स्ट्रॉन्ग प्रॉपर्टी है, क्योंकि ये किसी भी पर्टिकुलर कंपाउंड को कन्वर्ट करता है आपके अल्केन में। एग्जाम्पल, यू हैविंग योर, देखो मैं यहां जो शो कर रहा हूं ये एग्जाम्पल शो कर रहा हूं, सो यू हैविंग योर CHO, थर्ड थिंग यू हैविंग दैट इज योर कार्बोक्सिलिक एसिड, फोर्थ थिंग यू आर हैविंग योर अल्कोहल, fifth thing you are having your ester, that is COO, okay, ester के बाद आप ले लो आपका ईथर, that is O, ऐसा। so most of your functional group they easily converts into what, alkane। ये एक पावरफुल रिड्यूसिंग एजेंट है जो बहुत से ऐसे कंपाउंड्स को जस्ट डायरेक्टली वो कन्वर्ट करता है आपके अल्केन में, ठीक है। नेक्स्ट गॉट सोडियम एंड इथेनॉल टुगेदर, सोडियम एंड इथेनॉल टुगेदर, अगेन वही काम है जो अभी ऊपर होता ना यहाँ पे ये एसएन वाले में, तो सोडियम इथेनॉल साथ में रहेंगे तो अगेन वहां पे सोडियम सॉल्ट मिलेगा, और उसके साथ क्या होगा, आपको मिलता है आपका nascent हाइड्रोजन। कैसे, मैं आपको शो करता हूं। मान लो यहां पे आपके पास है सोडियम प्लस इथेनॉल का फॉर्मूला क्या है, C2H5OH, ओके, और यहां फॉर्म क्या होगा आपका कंपाउंड फॉर्म होगा, दैट इज योर C2H5ONA प्लस you will get nascent हाइड्रोजन। समझ में आया? और ये जो nascent हाइड्रोजन है इसी को आप यूज करते हो रिडक्शन के लिए, इसीलिए ये जो हमारा सोडियम इथेनॉल है ये एक पावरफुल रिड्यूसिंग एजेंट है। देन जस्ट लाइक हमने देखा था ऑक्सीडाइजिंग एजेंट में यहां पे सभी के सभी नॉन मेटल्स हैं, वैसे ही यहां पे ऑल आर मेटल्स, ऑल मेटल्स आर रिड्यूसिंग एजेंट, बिकॉज रिड्यूसिंग एजेंट का काम क्या होता है, रिड्यूसिंग एजेंट ऑलवेज क्या करता है, वो इलेक्ट्रॉन सामने वाले को देता है, लूज करता है, बराबर ना, खुद इलेक्ट्रॉन लूज करता है और सामने वाले को बोलता है यू गेन द इलेक्ट्रॉन। रिड्यूसिंग एजेंट ऑलवेज खुद इलेक्ट्रॉन लूज करेगा और सामने वाले को गेन करने के लिए बोलेगा, और मेटल की भी ये सबसे बेस्ट प्रॉपर्टी है। फाइन, नेक्स्ट ऑल हाइड्राइड्स, ऑल हाइड्राइड्स, अगर ये ऊपर के जो एग्जांपल दिख रहे हो आपके पास, ये वाले एग्जांपल्स, ये लोग सभी के सभी लोग कौन है, ऑल आर हाइड्राइड्स, ऑल आर हाइड्राइड्स, इनका भी वही काम है। ओके, द नेक्स्ट यू गॉट हियर दैट इज सेंट्रल मेटल इन कंपाउंड हैविंग लोएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट। ये जो एग्जांपल आपके सामने दिख रहा है ना, इसको आप कंसीडर कर सकते हो, सेंट्रल मेटल इन कंपाउंड हैविंग लोएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट। यहां पे जो सेंट्रल मेटल था +7 था उसका, ये +7 था, तो ये हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट था, इसीलिए ये आपका ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बिहेव किया, और ये जो +2 है ये लोएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट है, तो वी कैन से कि ये रिड्यूसिंग एजेंट की तरह बिहेव कर सकता है। बहुत सिंपल है, सिर्फ आपको ध्यान देना है। ओके, तो जहां पे आपको 2 कंपाउंड दे दिया और 2 कंपाउंड में आपको बोला कंपेयर करो भाई कि दोनों में से कौन सा एक अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, कौन सा रिड्यूसिंग एजेंट है नॉर्मली, तो जिसका ऑक्सीडेशन स्टेट ज्यादा होगा वो आपका वंडरफुल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, और जिसका ऑक्सीडेशन स्टेट कम होगा वो वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा या फिर गुड रिड्यूसिंग एजेंट होगा। कॉमन सेंस की बात है ना यार, अगर वो वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है तो वो गुड रिड्यूसिंग एजेंट हो गया। समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूं? ठीक है, अगर कोई एक एसिड है, अगर वो स्ट्रॉन्ग एसिड है, तो मान लो अगर वो स्ट्रॉन्ग एसिड है तो मतलब वो क्या होगा, वीक बेस होगा। बहुत कॉमन सेंस की बात है कि नहीं, समझ में आ रहा है? अगर कोई एक वीक एसिड होगा तो वो स्ट्रॉन्ग बेस होगा, उल्टा रिएक्शन ऐसा होता है। तो वैसे ही अगर कोई मान लो कि जो हमारा KMnO4 है ये एक पावरफुल स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, तो ये थोड़ा सा वीक रिड्यूसिंग एजेंट होगा। वैसे ही अगर MnO ये गुड रिड्यूसिंग एजेंट है तो वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा। समझ में आ रहा है? तो एक कंसेप्ट बहुत सिंपल है, बहुत कॉमन है, सिर्फ आपको इतना ध्यान देना है कि आप एग्जैक्टली इसको समझ के लो। इसके पहले जो स्लाइड था हमारा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, रिड्यूसिंग एजेंट का, और अभी जो हमारी ये एग्जांपल्स का स्लाइड है,
ये पॉसिबली आपको शायद जल्दी मिलेगा नहीं। क्यों? क्योंकि ये किसी टेक्स्ट बुक में, किसी जगह पे कंटेंट में ऐसा लाइक टेबल की फॉर्मेट में है नहीं। ये जितने भी केमिकल रिएक्शंस हम करते हैं ना, उसमें से कुछ मैंने सिलेक्टिव केमिकल रिएक्शन से मैंने वो एग्जांपल्स बाहर निकाले हैं। और ये सिर्फ इतने ही नहीं है, और भी हैं, बट पॉइंट इज दैट कि मैंने सिर्फ एक सिलेक्टिव लेवल पे शो किया है, क्योंकि बहुत सारा है। अगर देखा जाए तो फिर थोड़ा आई थिंक इसके बाद भी ना ये स्लाइड नीचे तक जाएगा। समझ में आ रहा है? तो पॉइंट ये है कि और भी एग्जांपल्स हैं, लेकिन एटलीस्ट इतना मालूम होना कॉन्फिडेंस बूस्ट करने के लिए बहुत है। आपको कंफर्टेबल फील कराने के लिए और जरा अच्छा लगना चाहिए कि चलो मुझे आता है, आई नो समथिंग। एंड बिकॉज एज यू नो कि ये आपका एक जो कैरेक्टर है, बिहेवियर है, होना चाहिए कि आई शुड नो समथिंग अबाउट एवरीथिंग। क्योंकि जिंदगी एक बार मिलती है तो भाई सब कुछ मालूम होना चाहिए कि नहीं? एटलीस्ट ट्राई करना चाहिए। सब कुछ में सब कुछ मत जानो, लेकिन थोड़ा बहुत सभी चीज के बारे में मालूम होना बहुत जरूरी है। उसी में थोड़ा बहुत ये दिखा है। सो कुछ एग्जांपल्स आपको दोनों को दिखाए हैं। ये एग्जांपल्स ऐसे कॉमन वाले हैं जिनको आप आने वाले जो चैप्टर्स रहेंगे उसमें आप पक्का फॉर श्योर देखोगे कि वहां पे वो क्या कर रहे हैं। समझ में आया एग्जांपल्स? और उसके पहले जो प्रीवियस स्लाइड था हमारा, क्या था वो? दैट वाज अबाउट दी डेफिनेशंस। अभी जो डेफिनेशन हमने पढ़ा है और जो हमने एग्जांपल देखा, तो एग्जांपल तो खैर ये हमें रिएक्शंस में काम आएंगे, लेकिन जो डेफिनेशन हमने अभी प्रीवियस स्लाइड में देखा था, लेट्स सी कि आपको आगे जो एग्जांपल हमने सॉल्व किया है वो समझ में आता है कि नहीं आता है। ऑलराइट, सो यू कैन सी ये हमारा स्लाइड है। फाइन, यहां पे एग्जांपल दिया है। यू गॉट अ जिंक, यू गॉट हाइड्रोजन, देन जिंक ने क्या किया? 2 इलेक्ट्रॉन लूज किया एंड दैट्स व्हाई इट बिकम्स Zn2+, एंड बिकॉज ऑफ दैट क्या होता है? वो Zn2+ फॉर्म करता है। समझ में आया? तो जिंक ने 2 इलेक्ट्रॉन लूज किया, बिकॉज जिंक जब यहां पे ट्रैवल करेगा, जब जिंक यहां से जाके यहां पे जाएगा, यहां ट्रैवल करेगा, तो उसने क्या किया? 2 इलेक्ट्रॉन लूज किया। वहीं पे जो हमारा हाइड्रोजन है, जब ये हाइड्रोजन हमारा यहां से ट्रैवल करेगा, इधर से जाके यहां पे जाएगा, तो हाइड्रोजन का चार्ज क्या था? +1, मतलब उसके पास 1 इलेक्ट्रॉन कम था। बिकॉज प्लस का मतलब क्या होता है कि इलेक्ट्रॉन्स उसके पास कम है, 1 इलेक्ट्रॉन कम है, क्योंकि प्लस मतलब इलेक्ट्रॉन लूज हो चुका है। लेकिन वही हाइड्रोजन का जो चार्ज है प्रोडक्ट में क्या है? 0, अंडा। मतलब क्या है कि वहां पे उसने पूरा वो स्टेबल हो चुका है। समझ में आ रहा है? जो O है 0 है वहां पे, मतलब वहां पे कोई चार्ज नहीं है। मतलब यहां पे चार्ज उसका +1 था, 1 इलेक्ट्रॉन कम था, और यहां पे 0 है, मतलब उसने 1 इलेक्ट्रॉन गेन किया जब रिएक्टेंट से प्रोडक्ट में उसने मूव किया तब। समझ में आ रहा है? जिंक ने वहीं पे क्या किया? जिंक का जो चार्ज है वो है 0, और जब वो यहां से लेके यहां तक मूव करता है तो उसका चार्ज होता है +2, मतलब उसने 2 इलेक्ट्रॉन रिएक्टेंट से प्रोडक्ट जब मूव करता है तो वो लूज करता है। ठीक है? इससे ही जुड़ा हुआ कुछ बेसिक पॉइंट यहां पे लिखा हुआ है। क्या है? देखो, इन केमिकल रिएक्शन एन एटम और अ मॉलिक्यूल विल हैव अ चार्ज। क्या बोला यहां पे? एन एटम और अ मॉलिक्यूल विल हैव a charge, oxidation state और oxidation number that is 0। जो भी कोई एटम रहेगा या मॉलिक्यूल रहेगा या फिर उसका जो चार्ज रहेगा या ऑक्सीडेशन स्टेट या ऑक्सीडेशन नंबर जो रहेगा वो रहेगा 0 किसी भी केमिकल रिएक्शन में। तो यहां पे जो हमारा जिंक है वो एक एटम है, यहां जो हाइड्रोजन है वो एक मॉलिक्यूल है, इसलिए रिएक्शन के अंदर उन दोनों का चार्ज क्या है? 0 है। बिकॉज अभी वो स्टेबल फॉर्म में है, अभी उन्होंने कोई भी इलेक्ट्रॉन लूज नहीं किया, कोई गेन नहीं किया, कुछ नहीं, एकदम नॉर्मल है वो। ठीक है? नंबर 2 पॉइंट क्या देखो यहां पे? इन अ केमिकल रिएक्शन इफ एन एटम्स, आयंस और मॉलिक्यूल्स, तीनों में से कोई भी एक, उनका जो चार्ज है अगर वो इंक्रीज हुआ, ठीक है, याद रखिएगा चार्ज जो है उसी को हम यहां पे 3 नाम से बोल सकते हैं। वी कैन से चार्ज, वी कैन से ऑक्सीडेशन स्टेट और वी कैन से ऑक्सीडेशन नंबर। आप तीनों में से कोई भी यूज करो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो अगर कोई एटम है, कोई आयन है या फिर कोई मॉलिक्यूल है, उसका अगर चार्ज इंक्रीज हुआ, कहां से? फ्रॉम रिएक्टेंट टू प्रोडक्ट, रिएक्टेंट से प्रोडक्ट तक उसका अगर चार्ज इंक्रीज होता है, दैट मीन्स दैट इज अंडरगोइंग ऑक्सीडेशन, इट इज अंडरगोइंग ऑक्सीडेशन। वहीं पे उल्टा है, इफ एनी एटम्स, आयंस और मॉलिक्यूल्स चार्ज डिक्रीजेस फ्रॉम रिएक्टेंट टू प्रोडक्ट, इट मींस वहां पे क्या हुआ? रिडक्शन हुआ। समझ में आ रहा है? तो ये मालूम होना बहुत जरूरी है।
तो हमने यहां पे क्या बोला, अगर आप देखोगे तो जिंक जो है उसका जो चार्ज है यहां पे 0 है रिएक्टेंट में, और प्रोडक्ट में चार्ज क्या है, +2 है। मतलब कि जिंक का जो चार्ज है रिएक्टेंट से प्रोडक्ट मूव करते टाइम इंक्रीज हुआ, और अगर चार्ज इंक्रीज हुआ दैट मींस इट इज अंडरगोइंग ऑक्सीडेशन, इट इज अंडरगोइंग ऑक्सीडेशन। फाइन। तो अगर जिंक ऑक्सीडेशन में जा रहा है, जिंक खुद ऑक्सीडेशन में जा रहा है, तो मतलब क्या हो जाएगा, जिंक कौन सा एजेंट है, रिड्यूसिंग एजेंट है। ओके, देखो what is oxidized is the reducing agent and zinc reduces H+ by giving electron। जिंक का चार्ज यहां पे 0 है और यहां पे जिंक का चार्ज है +2, मतलब जिंक ने 2 इलेक्ट्रॉन लूज किया। तो जो कोई खुद इलेक्ट्रॉन लूज करता है वो बिहेव करता है कि वो एक रिड्यूसिंग एजेंट है। ठीक है। हाइड्रोजन का जो चार्ज है वो +1 है रिएक्टेंट में, प्रोडक्ट में 0 है। क्या हुआ यहां पे चार्ज, यहां पे चार्ज डिक्रीज हुआ, +1 से पीछे आ गया ना, 0 हो गया। तो चार्ज जब डिक्रीज होता है तो क्या होता है, वहां पे उसने इलेक्ट्रॉन गेन किया। जब इलेक्ट्रॉन गेन होता है तो क्या होगा, वो खुद इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है, मतलब वो हो गया हमारा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो जो हमारा ये हाइड्रोजन है ये है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। सो H+ बिहेविंग एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, Zn बिहेविंग एज रिड्यूसिंग एजेंट। क्यों? क्योंकि Zn ने रिएक्टेंट से प्रोडक्ट मूव करते टाइम 2 इलेक्ट्रॉन लूज किया, एंड H+ ने रिएक्टेंट टू प्रोडक्ट होते टाइम उसने 1 इलेक्ट्रॉन, एक्चुअली 2 इलेक्ट्रॉन उसने गेन किया, क्योंकि यहां पे सिर्फ H है और यहां पे 2 H। ठीक है। सेम वे हमारा जो नेक्स्ट एग्जांपल यहां पे दिख रहा है आपके सामने, यहां जो H2SO4 प्लस HBr है, H2SO4 में जो हमारा सल्फर यहां दिखा रहे हैं आपको, ये सल्फर का चार्ज क्या बोल रहे हैं, +6। सेम सल्फर जो हमारा प्रोडक्ट में है उसका चार्ज क्या है, +4। तो सल्फर जो है वो रिएक्टेंट टू प्रोडक्ट जब मूव करता है तो क्या होता है, उसका चार्ज क्या हुआ, रिएक्टेंट टू प्रोडक्ट जब मूव किया तो उसका जो चार्ज है +6 से +4 हुआ, मतलब डिक्रीज हुआ। +6 से +4 होना और चार्ज का डिक्रीज होना, तो चार्ज का डिक्रीज होना मतलब क्या होता है, इट इज अंडरगोइंग रिडक्शन। मतलब कि सल्फर ने रिएक्टेंट से प्रोडक्ट मूव करते टाइम इलेक्ट्रॉन गेन किया, और वो इलेक्ट्रॉन अगर गेन करता है तो क्या हो गया, अगर वो खुद इलेक्ट्रॉन गेन करता है तो वो क्या बिहेव करेगा, वो एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। समझ में आया, वो एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। वहीं पे जो हमारा दूसरा बंदा है, अगर आप उनको ऑब्जर्व करोगे तो जो दूसरा बंदा रहेगा वो आपका है ब्रोमीन। जो ब्रोमीन है उसका चार्ज है -1, ब्रोमीन इज -1, एंड वही ब्रोमीन जो आप आओगे प्रोडक्ट में, तो प्रोडक्ट में नाउ इट इज Br2, मतलब वो ब्रोमीन मॉलिक्यूल हो गया। यहां पे ब्रोमीन जो था वो आयन था, यहां पे मॉलिक्यूल हो गया वो। यहां पे चार्ज क्या है उसका, 0, विच मीन्स -1 से 0 हुआ। यहां पे जो चार्ज है -1 से 0 हुआ, मतलब वो इंक्रीज होता है। तो अल्टीमेटली क्या हो गया, उसने इलेक्ट्रॉन क्या किया, लूज किया या गेन किया, गेस करो। उसने इलेक्ट्रॉन लूज किया, क्योंकि यहां पे -1 मतलब क्या हो गया, एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन। -1 मीन्स 1 इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा है जो उसने लूज किया, एंड बिकम 0, इसलिए वो एक रिड्यूसिंग एजेंट है। जो पूरा कंपाउंड है, फुल कंपाउंड इज रिड्यूसिंग एजेंट। और यहां जो हमारा पूरा कंपाउंड था H2SO4, पूरा कंपाउंड जो है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, और होल कंपाउंड डिपेंड्स ऑन सल्फर एंड डिपेंड्स ऑन ब्रोमीन। क्लियर हुआ? सो आज के सेशन में जो हमारा रहेगा इतना ही रहेगा। तो जो हमने ऑक्सीडाइजिंग एजेंट पढ़ा, रिड्यूसिंग एजेंट पढ़ा, उसमें जो एग्जांपल्स देखे, और प्लस जो हमने एक केमिकल रिएक्शन सॉल्व किया जिसके थ्रू हमें ये समझ में आया कि रिएक्शन में एग्जैक्टली कौन सा कंपाउंड ऑक्सीडाइजिंग है, कौन सा कंपाउंड रिड्यूसिंग है, वो समझ में आ गया। ठीक है। लेकिन अगर आपने ऑब्जर्व किया होगा तो यहां पे हमने कुछ ऑक्सीडेशन स्टेट वाला कंसेप्ट पढ़ा। तो जो ऑक्सीडेशन स्टेट का जो कंसेप्ट है ये हमें यहां समझ में, और शायद से कुछ लोगों को बाउंस हुआ रहेगा कि यार ये सब क्या है ऊपर, जो हम स्टडी करेंगे हमारे नेक्स्ट सेशन में। ओके, सो एवरीवन, आई होप सो कि आपका जो कंटेंट है ये आपको समझ में आया है। डाउट रहेगा देन यू आर टोटली वेलकम्ड। अदरवाइज थैंक यू फॉर वॉचिंग एडविज लर्निंग। एवरीवन एंजॉय।